प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 8 का विषय है सामाजिक विज्ञान। पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन और आज हम लोग अध्याय 2 शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 2 का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। बच्चों, पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने संसाधन किसे कहते हैं इसको समझ लिया है और यहाँ जो अध्याय 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, ये भी सारे संसाधन हैं। तो यहाँ आज के क्लास में हम लोग एक एक कर जानेंगे कि ये सब क्या हैं। तो आज हम लोग भूमि और मृदा के बारे में जानेंगे। बच्चों, ये तस्वीर बुधनी की है। झारखंड के एक छोटे से गांव में बुधनी अपने माता पिता एवं 2 छोटे भाइयों के साथ रहती है। इसका परिवार पास के जंगल से दातून, पत्ते, लकड़ियों एवं जंगली फलों जैसे केंदू, बैर, जामुन को इकट्ठा कर मतलब चुन कर लाती है और बाजार में बेचकर भरण पोषण करता है। भरण पोषण करना मतलब इनको बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनसे भोजन की सामग्री, चावल, सब्जी खरीदती है। बुधनी भी अपनी माँ की मदद करती है, लकड़ी लाने में, फल इकट्ठा करने में और बाजार में जाकर बेचने में बुधनी भी अपनी माँ की मदद करती है। बुधनी का परिवार घर के आसपास की पथरीली भूमि पर केवल बरसात के मौसम में मोटा अनाज जैसे मक्का, जिसको मकई कहते हैं, रागी ही उगा पाता है। इनका अपना कोई उपजाऊ भूमि नहीं है, ये पथरीली ज़मीन में मकई की खेती करते हैं। ये फसल साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ दिन ये फसल चलता है, फिर इन्हें जंगलों से दातून, पत्ते, लकड़ी और फल चुनकर बाजार में इनको बेचकर अपना भरण पोषण करना पड़ता है। तो ये थी बुधनी का जीवन। अब आइए हम लोग गुरमीत के परिवार को देखते हैं। बच्चों, गुरमीत कौर पंजाब के एक गांव में रहती है। गांव की जमीन समतल एवं उपजाऊ है। उसके पिता के पास 10 एकड़ का एक फार्म हाउस है जिसमें धान एवं गेहूं के साथ अन्य फसल का उत्पादन आधुनिक विधि से होता है। देखिए, यहाँ मशीन से खेती की जा रही है, ट्रैक्टर लगा हुआ है। इसी तरह अन्य कई आधुनिक मशीनें हैं जिससे गुरमीत का परिवार कृषि कार्य करता है। बच्चों, फार्म हाउस में ही फलों का एक बागान भी है और एक डेयरी फार्म है। बगल में आप देख रहे हैं गाय है, ये डेयरी फार्म है जिससे दूध मिलता है। बच्चों, गुरमीत के गांव में एक नहर भी है जिसमें पानी बहती है और ये पानी सिंचाई के काम में आता है, जिसमें फसल सालों भर होता है। बच्चों, इनके यहाँ अच्छा फसल होता है तो इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और गुरमीत प्रतिदिन स्कूल जाती है। तो बच्चों, हमने देखा कि बुधनी और गुरमीत भारत के 2 विभिन्न स्थानों पर रहते हैं। एक झारखंड में रहती है और दूसरा पंजाब में रहती है और उनके परिवार के जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है, आपने देखा। तो ये जो अंतर है, ये जो भिन्नता है, ये इसका कारण है भूमि की गुणवत्ता। एक और जहाँ देखा कि बंजर भूमि में जीवन भरण पोषण के लिए मक्का की खेती हो रही थी, दूसरी ओर समतल उपजाऊ भूमि में गेहूँ और धान और फसलों का भी खेती हो रहा था। तो भूमि की गुणवत्ता, मृदा कहते हैं बच्चों भूमि का ऊपरी मिट्टी जिसमें फसल होती है। जल का देखा बच्चों के यहाँ पथरीली भूमि में जल का अभाव था, तो वहीं गुरमीत के गांव में नहर बह रहा था। प्राकृतिक वनस्पति जैसे संसाधन के भिन्नता के कारण है। तो बच्चों, इसको और एक बार सुन लीजिए कि ये जो बुधनी और गुरमीत के जीवन यापन में जो अंतर है वह भूमि की गुणवत्ता का अंतर, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति संसाधन की भिन्नता के कारण है। तो
आइए बच्चों, हम लोग इन संसाधनों तथा इनके उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, भूपृष्ठ का कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। आप जानते हैं बच्चों कि पृथ्वी पर पानी लगभग 71% है, जिसको हम समुद्र महासागर कहते हैं, वो 71% है और शेष 30% भाग जो है वो भूमि है, मतलब यहाँ पानी नहीं है। फिर भी भूमि का सभी भाग आवास योग्य नहीं है, मतलब यहाँ पर घर बनाकर रहने लायक नहीं है। भूमि और जलवायु से भिन्नता होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान है। बच्चों, भूमि एक जैसा नहीं है और जलवायु कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कहीं बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं लगातार बारिश होता है तो कहीं बारिश बिल्कुल नहीं होता है। तो जलवायु में अंतर के कारण और भूमि के बनावट के कारण जनसंख्या कहीं अधिक है तो कहीं कम है। तो इस तरह अधिक और कम जनसंख्या का होना ही जनसंख्या का वितरण कहलाता है। बच्चों, पृथ्वी पर आप 1 नंबर चित्र देखिए, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति का है। यहाँ लोग निवास नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं, क्योंकि यहाँ कृषि संभव नहीं है। दूसरी स्थलाकृति बच्चों पहाड़ी क्षेत्र का है। यहाँ भी इक्का दुक्का लोग बुधनी की तरह का परिवार किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। तीसरा चित्र बच्चों दलदल का है। दलदल में तो खड़ा होना मुश्किल है, सीधे आदमी जमीन के अंदर धंस सकता है। तो यहाँ घर बनाना, सड़क बनाना मुश्किल है, इसलिए यहाँ तो बिल्कुल ही लोग नहीं रहते हैं। बच्चों, चौथा मरुस्थल का है, जहाँ बारिश नहीं होती है और यहाँ वनस्पति नहीं उगते, जल का अभाव होता है, तो यहाँ भी बहुत इक्के दुक्के लोग ही, कम जनसंख्या पाई जाती है। चौथा चित्र सघन वन का है, घनघोर जंगल है और यहाँ भी जनसंख्या विरल है या ये निर्जन क्षेत्र है। तो बच्चों, ये जाना कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। उपजाऊ मैदान एवं नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां उपजाऊ मैदान है और नदी घाटी है, तो यहाँ पर खेती अच्छी होती है, तो यहाँ की जनसंख्या अधिक है। तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उपयुक्त कारकों के परिणाम स्वरूप, उपयुक्त जो मैंने बताया, उबड़ खाबड़ जमीन और मरुस्थल, दलदली क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और सघन वन मतलब घनघोर जंगल, तो इसके परिणाम स्वरूप राजस्थान के थार मरुस्थल और झारखंड के सारंडा जंगल में जनसंख्या का जमाव मतलब बहुत कम जनसंख्या पाया जाता है। जबकि गंगा के मैदानी भाग में, देखिए बच्चों, यहाँ गंगा का मैदानी भाग का बतलाया गया है नक्शा मानचित्र में, तो गंगा के मैदानी भाग में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो हमने जाना कि भूमि और जलवायु के कारण कहीं अधिक जनसंख्या है तो कहीं कम जनसंख्या है। अब बच्चों, हम लोग यहाँ भूमि का उपयोग, भूमि किस किस काम में उपयोग आता है इसके बारे में जानेंगे। वैसे बच्चों, जैसा आप लोगों ने जाना कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो इसका उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे कृषि, खेती के लिए होता है, आप देख रहे हैं। वानिकी जैसे बगीचा लगाना, फलों का बागान लगाना, ये वानिकी कहलाता है। खनन, जिसमें कोड़ कर खनिज निकाला जाता है, जैसे लौह अयस्क, कोयला आदि निकाला जाता है, ये खनन है। गृह निर्माण, हम सबों का घर कहाँ है? भूमि पर है। और सड़कें हैं, उद्योग यहाँ स्थापित किया गया है। किसी भी क्षेत्र का भूमि उपयोग वहाँ का भौगोलिक, जैसे धरातल ज़मीन कैसा है, जलवायु कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है या नहीं, इस पर निर्भर करता है। एवं मानवीय जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी मतलब किसी काम करने का नया तरीका आदि कारकों पर निर्भर करता है, इन कारणों पर निर्भर करता है। किसी भी देश की भूमि का उपयोग उसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र में भूमि का उपयोग किस कार्य में ज़्यादा हो रहा है, जैसे कृषि कार्य में ज़्यादा हो रहा है या चारागाह में हो रहा है या जंगल वहाँ अधिक है या बंजर भूमि ज़्यादा है, इसका पता चल जाए तो वहाँ लोगों की स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी, इसका पता लग जाता है। बच्चों,
आइए यहाँ पर हम लोग विश्व में और भारत में भूमि का उपयोग कितना प्रतिशत किस काम में होता है इसको समझें। बच्चों, विश्व में कृषि योग्य भूमि 11% है। पूरी दुनिया में जितनी भूमि है उसका 11% ज़मीन में कृषि होता है। चारागाह, पशुओं को चराने के लिए चिन्हित जगह विश्व में 26% है। विश्व में जंगल जो है वो 31% भूमि पर जंगल है, और अन्य जिसमें पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थल, बंजर स्थान, ये सब अगर मिला दें, अन्य में विश्व में 32% जमीन है। अब भारत का देखिए बच्चों, यहाँ कृषि योग्य भूमि मतलब खेती के लायक जमीन जो है वो 57% है, और यहाँ चारागाह 4% ही है। भारत में जंगल 22% जमीन पर है, और अन्य जमीन 17% है। तो बच्चों, ये जो अभी मैंने आपको विश्व एवं भारत में भूमि उपयोग का प्रतिशत में बताया, इसको आपको दंडारेख में बनाकर भी बताना है। यहाँ देखिए मैंने दंडारेख बनाया है, और यहाँ भी उसी चीज़ को दर्शाया गया है। यहाँ देखिए विश्व को नीले रंग में दिखाया गया है और भारत को लाल रंग में दिखाया गया है। तो कृषि योग्य भूमि यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि कितना प्रतिशत है। चारागाह के बारे में दिखाया गया, वन के बारे में दिखाया गया, अन्य के बारे में दिखाया गया। तो ये दंडारेख से एक नज़र में स्पष्ट हो जाता है कि विश्व और भारत में भूमि उपयोग का प्रतिशत क्या है। बच्चों, आपकी पुस्तक में भी यह, इसमें आपको झारखंड में भूमि उपयोग को बताया गया है कि कृषि योग्य भूमि कितना है, वन कितना है, चारागाह कितना है, और अन्य भूमि कितना है, पहाड़ी क्षेत्र कितना है। तो बच्चों, इसको भी आप पुस्तक में ध्यान से देखकर समझिएगा और इसे बनाने का भी प्रयास कीजिए। बच्चों, अब अगली बात पर आते हैं कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब जमीन का कोई ना कोई मालिक, मतलब किसी न किसी का अधिकार होता है। तो स्वामित्व के आधार पर जमीन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है निजी भूमि, दूसरा है सामुदायिक भूमि। निजी भूमि पर व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे बच्चों, मान लीजिए आपका अपना खेत है धान का, तो उस पर आपके परिवार का अधिकार है। आप एक आदमी, आपके पिता का अधिकार है या आपका दादाजी का अधिकार है, तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत अधिकार। और जैसे गांव में खेल का मैदान है तो वो भी भूमि है, तो इस पर पूरे समाज का अधिकार है, तो इसको कहते हैं सामुदायिक अधिकार। बच्चों, जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। जैसे जैसे जनसंख्या मतलब आदमियों का संख्या बढ़ते जा रहा है, उनकी तो ज़रूरत बढ़ रही है, उनका मांग भी बढ़ रहा है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। बच्चों, अपने परिवार का उदाहरण लीजिए कि एक समय में हो सकता है आपके परिवार में 2 ही लोग थे, फिर 4 हुए, 8 हुए, 13 हुए, 15 हुए, इस तरह दिन ब दिन अब परिवार का संख्या बढ़ता गया होगा। लेकिन अगर आपके पास 2 ही खेत है शुरू से, तो 2 ही खेत होगा, उससे घट गया होगा, लेकिन खेत बढ़ा नहीं होगा। तो इसको कहते हैं कि भूमि की उपलब्धता सीमित है। सीमित भूमि उपलब्धता के बावजूद इसका उपयोग भी विभिन्न कार्यों में होता है। जितनी भूमि है उसको हम लोग अलग अलग तरीके से उपयोग में लाते हैं। और भूमि का एक भाग बंजर भूमि का भी है, जिसमें खेती नहीं हो सकता है, फसल नहीं उगाया जा सकता, हाँ उस पर घर बनाकर रहा जा सकता है। और जबकि दूसरा भाग गैर कृषि प्रयोजन के लिए है। बच्चों, बंजर भूमि में पहाड़ों की चट्टानें, सूखी हुई भूमि जिसमें पानी नहीं निकलती है, एवं मरुस्थलीय भूभाग शामिल किया जा सकता है। और गैर कृषि कार्य में भूमि का उपयोग बढ़ती हुई जनसंख्या, अपनी आवश्यकता के अनुरूप बस्तियों का निर्माण। आप देख रहे हैं कहीं खाली स्थान था, पहले वहाँ 1 घर बनता है, 2 घर बनता है, फिर वहाँ पर बस्ती यानी कि टोला बन जाता है। तो ये टोला का निर्माण होता है, सड़क बनते हैं, रेल मार्ग बनते हैं, और उद्योग धंधे भी स्थापित होते हैं। तो इन क्रियाकलापों बढ़ाने के लिए गैर कृषि भूमि का उपयोग होता है। बच्चों, इन सब कारणों से आज भूमि उपयोग में साफ परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। लंबे समय से लगातार भूमि संरक्षण मतलब भूमि का उपजाऊपन सुरक्षित रखने के साथ साथ उसका प्रबंधन की हम अवहेलना करते आ रहे हैं। मनुष्य सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है बच्चों,
अपना काम निकल गया तो भूमि की उपजाऊपन पर ध्यान नहीं देता है, भूमि को बर्बाद होने देता है। बच्चों, मनुष्य भूमि का उपयोग तरीके से नहीं करता है। इसका परिणाम स्वरूप भू संसाधन मतलब भूमि के निम्नीकरण को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। बच्चों, भूमि के निम्नीकरण का मतलब है उपजाऊ भूमि का जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे घटते जाता है और भूमि एक दिन बंजर बन जाती है। आज अगर आपका किसी खेत में धान हो रहा है तो आप उसको अगर ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ उसका उपयोग करेंगे तो धीरे 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 उसका जो है वो आपका खेत एक दिन बंजर हो जाएगा और उसमें धान की खेती भी नहीं होगी। बच्चों, आज वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। तो ये बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। बच्चों, ये जंगल नहीं रहेंगे, भूमि बंजर हो जाएगा, पानी नहीं मिलने लगेगा तो ये जीवन पर आपदा आ जाएगा, संकट आ जाएगा। तो हमें इनका संरक्षण करना है, इसका संरक्षण आवश्यक है। बच्चों, संरक्षण के लिए यहाँ पर कुछ उपाय सुझाए गए हैं जिनको हमें समझना है। तो पहला है बच्चों वन रोपण। हमें जितनी भी भूमि मिले घर के आसपास, गांव में, विद्यालय में पौधे लगाना चाहिए और जंगल जो काट रहे हैं तो काटने के साथ साथ उन्हें जंगल भी लगाते जाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाता जाना चाहिए ताकि वन घटे नहीं, जंगल घटे नहीं। तो वन रोपण आवश्यक है। दूसरा उपाय है बच्चों कि रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का कम उपयोग। आज देखते हैं बच्चों कि बड़ी बड़ी सब्जी मतलब सब्जियों का आकार बड़ा हो गया है, करेला, कद्दू, इनका आकार बड़ा हो गया। क्या कारण है? इसमें उर्वरक डाला जा रहा है और इन्हें बचाने के लिए कीटनाशक डाला जाता है। तो कीटनाशक और उर्वरक से तो फसल अच्छा मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं, लेकिन भूमि का उर्वरा क्षमता मतलब शक्ति घटते जा रही है। तो हमें इसका उपयोग कम करना है। अतिचारण पर रोक लगाना है। पशुओं के लिए हमें उनका आहार के लिए, उनके भोजन के लिए भी हमें खेती करना चाहिए, न कि प्राकृतिक रूप से लगे वनस्पतियों को चराकर पूरे वनस्पति को नष्ट करना चाहिए। तो अतिचारण मतलब अधिक चराने से भी वनस्पति को बचाना चाहिए। अगला बच्चों कि खनन के बाद खाली खदानों को भरना। आपने देखा है कि कई स्थानों पर चूना पत्थर निकालकर झील की तरह गड्ढे को छोड़ दिया गया, तो समझिए वो उतना ज़मीन हमेशा के लिए बर्बाद हो गया है। इसी तरह कोयला निकालकर, लोहा निकालकर अगर गड्ढे के रूप में हम छोड़ दें तो वो भूमि नष्ट हो जाता है। तो हमें चाहिए, सरकार को चाहिए कि खनन के बाद, लोहा निकालने के बाद वो पूरे स्थान को मिट्टी से भर दे ताकि भविष्य में वहाँ फिर से खेती होने लगे। तो बच्चों, हम लोगों ने बुधनी और गुरमीत की कहानी सुनी और इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति में अंतर आ जाने से लोगों के जीवन यापन में भी अंतर आ जाता है। दूसरी बात हम लोगों ने जाना बच्चों की पृथ्वी पर असमान जनसंख्या है, कहीं बहुत जनसंख्या है, कहीं कम जनसंख्या है। इसके कारणों को हमने जाना। तीसरी बात हम लोगों ने समझा बच्चों कि विश्व, भारत और झारखंड में भूमि का उपयोग कितना प्रतिशत किस काम में हो रहा है। और चौथी बात बच्चों, हम लोगों ने भूमि संसाधन का संरक्षण को समझा कि ये क्यों आवश्यक है और किस तरह हम लोग भूमि को संरक्षित मतलब बचाकर रख सकते हैं, इसके उपजाऊपन को बचाकर रख सकते हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं, वीडियो के देखने के साथ साथ पुस्तक को नियमित रूप से पढ़िएगा और प्रतिदिन लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा। पढ़ना और लिखना नियमित होना चाहिए। तो बच्चों, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।